नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर, ए टीवी पर, या जहां पर भी आप जिस भी जगह पर आप हमें देख रहे हैं उस जगह पर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं उस पर जो विषय है उस विषय के बारे में। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनको भारत में आना अब अलाउड है। वो भारत में आए, रह सकते हैं। इसको कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। इस बात पे बहुत सारे दल हैं जो मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, मगर वो अपने जो भी रीजनिंग दें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बात दरअसल यूं है, पाकिस्तान में एक जगह है सिंध। सिंध प्रांत में हुआ कुछ यूं कि एक दयाबेन नामक अल्पसंख्यक समुदाय की माइनॉरिटी की महिला थी, उनका बलात्कार किया गया। उसके बाद उनकी जो चमड़ी थी उसको उधेड़ दिया गया। उसके बाद उनको धूप में छोड़ दिया गया जिससे वो तड़प तड़प के मर सके। और ऐसा कोई एक इंस्टेंस नहीं, ऐसे हजारों इंस्टेंस है। इसलिए सीए आने पर यूजली जनता में बहुत ज्यादा खुशी है, और कुछ लोग हैं जो मुंह फुलाए घूम रहे हैं। सबसे पहले हम राय लेते हैं शौकत अली की कि शौकत अली जी कहना क्या चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। शौकत अली जी। शौकत अली को आवाज नहीं जा रहा है, किसी और पैनलिस्ट से बात कीजिए, तब तक उनका आवाज ठीक करवाइए। जी हाँ, तो हम और लोगों के भी टेक लेते हैं क्योंकि शौकत अली जी तक आवाज पहुंचना मेरे ख्याल में लग रहा है कुछ टेक्निकल एरर है। तो सबसे पहले मैं रोहित रोहन जी का इंट्रोडक्शन आपसे कराता हूँ। रोहित रोहन जी कात्यायनी चैनल के सीईओ रहे हैं और मीडिया में उनको काफी तजुर्बा है, एंकरिंग भी करते थे। तो रोहन सर, मैं एक बार आपके चैनल पे आया था सीए के ही मामले को लेकर के, इस पर आपका क्या टेक है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को और आपको बहुत-बहुत नमस्कार करते हैं। और जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन तक सही मैसेज जाए, इस बात का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। जो आज के डेट में जो कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो ऐसे कोशिश की जा रही है कि सीएए को एनआरसी से जोड़ दिया जा रहा है। अब सबको पता है कि सीएए एक अलग चीज है, एनआरसी एक अलग चीज है, असम एकॉर्ड एक अलग चीज है, और भारत सरकार का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसमें जो सिटीजनशिप एक्ट है, जिसमें हम किसी को भी नागरिकता देने की जो पॉलिसी है, वो अलग चीज है। अब सीएए को जो देखने का तरीका है, उसको देखने के लिए आपको भारत जब आजाद हुआ तब से आपको सीएए को देखना होगा, यानी कि तब से सीएए पास है। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि कांग्रेस या जो विरोध कर रहे हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कहा था कि पाकिस्तान में जो प्रताड़ित हो रहे हैं हिंदू विभाजन के बाद, उनको तुरंत जो है भारत में नागरिकता दिया जाना चाहिए था। वो क्या था? ये सीए ही तो था। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी उस बात को सपोर्ट किया था, यानी कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा था, फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, फिर मतलब कांग्रेस के ही अगर आप देखें और भी, जैसे जेबी कृपलानी जी ने भी कहा था, पी सीतारमैया जी ने भी कहा था, इवन कि इंदिरा गांधी तो अड़ गई थी कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ था और जब बांग्लादेशियों पे, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पे अत्याचार होने लगा था, तो उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर में, यानी कि बांग्लादेश से जितने भी हिंदू आ रहे हैं या
प्रताड़ित लोग आ रहे हैं उनको तुरंत नागरिकता देना चाहिए। अब इसको जो है, जैसा कि आपने अभी अपने जो स्टार्टिंग में जो बोला आपने कि भाई 3 कंट्री है, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ से हिंदू, सिख, जैन और नॉन मुस्लिम को बुलाया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे तो धर्म का है ही नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में कोई भी काम आप धर्म के आधार पे नहीं कर सकते। जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है कि इन कंट्रियों में रहने वाले अब अल्पसंख्यक, जैसे कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है, वहां पे कहाँ लिखा गया है कि भाई अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसी तरीके से जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक रह रहे हैं, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन हो सकते हैं? मुस्लिम तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम बहुल देश है। तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन हो सकता है? वो तो मुस्लिम नहीं हो सकता है। अब इसको जो विपक्षी पार्टी है हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि किस जगह, अब जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है और पूरे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। हालांकि जो संविधान में अल्पसंख्यक का डिफिनेशन दिया गया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2% और लेस देन 2%। बट क्या मुसलमान भारत में 2% है? आप 15-16% तो खुद ही क्लेम करते हैं। मेरे से कम भी 30% से ज्यादा मुस्लिम है भारत में। तो भी भारत में मुसलमानों की पॉपुलेशन है, फिर भी आप अल्पसंख्यक कहते हैं ना मुसलमान को। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप मेरे से बोल रहे हैं तो अभी शौकत अली जी आपको आवाज आ रही है? मेरा जो इनिशियल स्टेटमेंट है वो सिर्फ इतना ही है कि ये जो सीए कानून है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए सारे नागरिक जो अल्पसंख्यक थे इन कंट्रीज में, उनको जो चाहती है कि 10 दिसंबर 2019 को जो पारित किया गया लोकसभा से और 11 दिसंबर को जो राज्यसभा से पारित किया गया, ये तो बीजेपी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये तो कॉन्सेप्ट बीजेपी कांग्रेस का था। लेकिन कांग्रेस के जब से राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर कोई उनको हीरा देगा ना गिफ्ट में, तो उसको फेंक के पत्थर उठा के सर फोड़ के बोलेंगे देख लो यही गिफ्ट मिला है मुझे। अगर उनको कोई अमृत भी दे देंगे, अगर मोदी जी उनको अमृत भी दे देंगे, तो उसमें भी वो कहीं से जहर मिला के पी लेंगे और बोलेंगे कि देखो मैं तो मर गया, अमृत दिया था मोदी जी ने। ये कॉन्सेप्ट था कांग्रेस का। कांग्रेस को इस पे खुश होना चाहिए था, लेकिन अब वही उसके विरोध में आके और बीजेपी को गुडी पॉइंट दे रहे हैं। इससे तो बीजेपी का वोट बैंक और बढ़ जाएगा। जो जितने भी नागरिक आएंगे इन सारे तीनों कंट्री से, वो तो बीजेपी के वोटर हो गए ना सीधा, जैसे ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को वोटर बना रखा है। जी हाँ, तो लेकिन अभी हमारे साथ में बीजेपी से ही है, इनसे पूछ लेते हैं कि भैया क्या बात है, ऐसा अमृत तुमने क्यों दिया जो कांग्रेस के लिए जहर बना हुआ है, या कांग्रेस खुद ही जहर बना करके पी रही है? आपका क्या कहना है? अवरिल मलिक जी, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अवरिल मलिक जवाब देंगे आप। सीए पे आपकी राय? बिल्कुल, देखिए सीए के तहत जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बसे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। इस प्रकार से आपको जान लेना चाहिए स्पष्ट तौर पर। और जहां तक बात है नागरिकता समाप्त करने की, तो नागरिकता किसी की समाप्त नहीं हो रही है, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है, किसी की नागरिकता हम नहीं ले रहे, नागरिकता दे रहे हैं। ये कानून तो नागरिकता देने का है, किसी की हम छीन नहीं रहे। पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, उनको नागरिकता देने की बात हम कर रहे हैं। और पहले ही मेरे से पूर्व में जो वक्ता बोले, उन्होंने इस बात पर स्पष्ट भी कर दिया कि किस प्रकार से वहां पर माइनॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी कौन है, और जो माइनॉरिटी के अंडर आते हैं वहां पर लोग, वो किस प्रकार से पीड़ित है, किस प्रकार से परेशान है, किस प्रकार से उनके साथ ज्यादती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, जो बहुत दुख का विषय है। और मेजॉरिटी में कौन लोग हैं ये भी सबको मालूम है। और इन 3 देशों के जो मेजॉरिटी के लोग हैं, उन्हें यहाँ नागरिकता 13 साल की लड़कियों का बलात्कार किया जाता है पाकिस्तान में, और उसके बाद ये कहा जाता है कि देखो हम इसका ईमा जो है वो मुसल्लत कर रहे हैं। ये कहा जाता है, वहां पे बलात्कार किया जाता है, कहते इससे शादी कर ली, इसका ईमान हमने ठीक कर दिया।
तो अगर वो व्यक्ति भारत में आना चाहता है, कोई क्यों मुंह फुला रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, एक अब प्रश्न मेरा जो हमारे बेसिक जो होस्ट हैं एटीवी से, केशव पंडित जी, उनसे भी है। केशव पंडित जी, ये बताइए, जी। इसमें लोगों का मुंह क्यों फूला है? जो विपक्षी दल है वो तो गाते हैं भाई का भाई से हो भाईचारा, तो अब भाईचारा अगर निभ रहा है तो लग रहा है उन्हें चारा पसंद नहीं आ रहा। आपका क्या बिल्कुल, टेक सभी है, क्यों सभी मुंह खुले? जी, बिल्कुल। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। क्यों कोई कानून आता है, उसको पढ़ कर के जो है जब हम पढ़ लेते हैं और ये देख लेते हैं कि बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा ही होगा। लगातार इसकी मांग भी हो रही थी। लेकिन अब हमारे 3-4 सवाल हैं जिसको मुझे लगता है कि मलिक साहब को ही वो जवाब जो है हल करने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल तो है इसमें, लेकिन जो विपक्ष उठा रहा है वैसा कोई सवाल नहीं है मेरा। मैं चाहता हूं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट में हुआ। पहला 2014 की बात जब की जा रही है कि 2014 तक के यहाँ बसे हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। शर्त यह है कि वह काफिर होने चाहिए। काफिर मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध कुछ भी हो, लेकिन मुस्लिम ना हो, काफिर होने चाहिए है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वह 2014 वाले जो रुके हैं, पहले से मुस्लिम आए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, अगर वह हिंदू बन जाते हैं तो क्या होगा? क्या आप उनको भी फिर नागरिकता देंगे? कैसे आप जांच करेंगे कि या हिंदू नहीं है या काफिर नहीं है? बाहर के कुछ लोग अगर प्लांट पाकिस्तान कर रहा है या बांग्लादेश प्लांट कर रहा है हमारे देश में, कुछ ऐसे लोगों को भी भेज रहा है, या फिर वहां दलाली बलाली लेकर के कुछ पैसे दे दिए कि साहब लगे हाथ हिंदुओं के साथ हमें भी इस देश में भेज दीजिए, क्योंकि वहां पर हम मजबूती के साथ कहीं ना कहीं जो है अपना जीवन यापन, गुजारा बसर जो है कर लें, क्योंकि हम तो मुस्लिमों को लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे में ऐसे गरीब मुस्लिम 10-20-50 हजार रुपए वहां के दलालों को देकर के शायद अपने आप का हिंदू सर्टिफिकेट बनवा लें उस देश का, और इस देश में आकर के कहें कि हमने तो साहब हिंदू धर्म 20 साल से मैं जो है ले रखा है, या मैं जैन 20 साल से हूं, 25 साल से हूं। कैसे आप कैसे तय करेंगे कि आप काफिर है? इसके लिए मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि वहां के लोग प्लांट भी हो सकते हैं। इसको लेकर के अगर आप ये कहेंगे कि आप पहले आप मुस्लिम थे, ये भी अगर पहचान हो जाती है, तो वो कहता है कि मैं 20 साल से हिंदू हूं। जैसे हमारी सीमा हैदर आई, उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत हिंदू धर्म से लगाव है साहब, हम तो बहुत प्रेम करते थे। सवाल ये है कि क्या आपने उसमें सजा का भी प्रावधान रखा है कि अगर गलत तरीके से नागरिकता लेते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो आप उसको सजा देंगे अथवा नहीं देंगे? नहीं तो फिर जो देश में बस रहे हैं वहां पहले तो हिंदू बनकर के आएंगे, फिर यहाँ उन्होंने एक जो है कलमा पढ़ लेना और फिर मुस्लिम बन जाना। तो हिंदू बनकर के पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो लोग आते हैं, फिर यहाँ जो है कलमा पढ़ करके मुस्लिम बन जाते हैं, इसके बीच में क्या प्रावधान रखा है आपने? क्योंकि उनको तो अंदर इंटर होना है, साम दाम दंड भेद से इंटर होना है, और कई बार ऐसा पाया गया। नहीं, इसमें मेरा ये सवाल है, जैसे जब ये कहते हैं कि चीजें सवाल उठाने चाहिए, देखिए अगर केशव जी जी, वन बाय वन जी। ही क्वेश्चन रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं हर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। अब आप चलिए, अगर ठीक। 4-5 क्वेश्चन एक साथ लगा देंगे तो जैसा भी ये हुआ मेरा अग्रज मंच पहला के यही गायब हो है, गए। कैसे पहचान होगी? जी जी जी, कैसे पहचान पहले होगी? आप कोई अपने मुस्लिम एक प्रश्न और रख लीजिए जो भी है। नागरिकता ले ले और उसके बाद में वह फिर मुस्लिम बन जाए, इसके लिए कैसे आप तय करेंगे? या फिर 2014 तक जो मुस्लिम हैं, बाहर से आए हैं, वह हिंदू बन जाएंगे और यहाँ की नागरिकता लेंगे? क्योंकि वो जाएंगे क्यों? वहां यहाँ उनको मलाई मिल रही है दिल्ली में या बाहर कहीं भी, तो यहाँ की सुविधाएं क्यों छोड़ के जाएंगे वाला? जी, तो इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं संदेह है। अगर ये चीज प्लस नहीं की गई है, सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, या फिर या मापदंड तय नहीं किए गए हैं कि क्या कैसे तय करेंगे कि काफिर नहीं है? जी, रिपीट कर रहा है। देखिए इसका जवाब तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को देना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभी ऑफलाइन है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभी ऑफलाइन है। जी जी जी, केशव जी जैसे भी हो लाइन पाएंगे अभी, लेकिन मैं गौतम मिश्रा रह गए हैं बोलने के लिए। गौतम मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पहले सहारा समय में हुआ करते थे। गौतम मिश्रा जी आप प्लीज अपना सीए पे टेक रखिए। फिर आप गौतम जी को इंटर करा दीजिएगा, मैं केशव जी के 2 चीजों का जवाब दे दूं। मुझे लगता है कि उससे इनके सारे जवाब मिलने चाहिए। पहली बात यह है कि केशव जी आप वेबसाइट पे जाके, सीए के वेबसाइट पे जाके उसके फॉर्म को डाउनलोड करके देखना चाहिए। जो उसका फॉर्म है उसके अंदर ऑलरेडी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किसको नागरिकता मिलेगी और किसको नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी कि आपको पूरा वंशावली दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि आपके दादाजी या परदादाजी के नाम पे अगर कोई जमीन है और वो मर जाते हैं और आपके पिताजी के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं और आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं,
तो कैसे वंशावली के द्वारा वो आपके नाम पे ट्रांसफर होता है ना, इसका प्रावधान है ना भारत के संविधान में और कानून में, और उसके हिसाब से रजिस्ट्री होती है ना। तो उसी तरीके से वंशावली देखी जाएगी कि कौन कब क्या था और उसके पूर्वज कौन थे, और उसका फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे या क्या क्या उनको प्रूफ ऐसा देना होगा। एक तो ये बात होगी कि भाई कौन है कौन नहीं है, इसके लिए आप समझ गए होंगे कि क्या भारत सरकार करने वाली है। नहीं, यहाँ पर मैं दूसरी बात रोकूंगा 10 सेकंड के लिए। जो भारत सरकार का, भारत सरकार आप ही कहता है, नहीं मैं साथ में ऐड कर देता हूँ। मैंने वही पहले इसीलिए पहले कहा था, अगर भारत सरकार यह कहती है कि पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदुओं को हम ले रहे हैं, प्रताड़ित हिंदू वहां से फर्जी सर्टिफिकेट अगर बनवा के आते कि हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उसको कैसे तय किया जाएगा? जी, तो वही मैं उस पे ही आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, प्रताड़ित होना और नहीं होने का निशानी तो कोई बॉडी पे लेके आएगा नहीं ना भारत में कि ये देखिए जी हमको चाकू मारा गया है या छुरा मारा गया है। प्रताड़ित होने का मतलब है कि कैसे, कब जब देश आजाद हुआ और दोनों देश अलग अलग बने तो हिंदू और बाकी लोगों की जनसंख्या जो थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह में 30% से ज्यादा थी और आज के डेट में 2% है। तो इससे ज्यादा प्रताड़ित होने का सबूत आप क्या मांगना चाहते हैं? अब या तो फिर उसको फिर तेजाब से नहला के लाइए आप नहीं मांग रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैंने आपसे जो सवाल किया आप उससे अलग भटक रहे हैं या फिर भटका रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, वहां का एक मुस्लिम, पाकिस्तान का एक मुस्लिम, नहीं आप सीधे सवाल पर आप आइए। केशव जी, प्रताड़ित की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2% रह गए हैं तो बहुत ही जिल्लत की जिंदगी जी के बचे हुए हैं। पहली बात तो ये होगी कि इससे ज्यादा प्रताड़ित होने का सर्टिफिकेट कोई मांगता है। मेरा सवाल ही नहीं, उसको लेकर के मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। जब मैं ये कहता हूँ कि यह बहुत पहले आ जाना चाहिए था, 70 साल पहले ही ये लागू हो जाना चाहिए था। जब मैं ये कहता हूँ तो आपका प्रश्न बहुत वैलिड था, लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ओनली 1% एट अ टाइम प्लीज, क्योंकि क्या होता है दोनों की वॉइस नेगेट हो जाती है सर। प्लीज आप पूछिए। अभी सबसे पहले गौतम मिश्रा जी को आप जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। गौतम अविरल साहब, एक ही सवाल है और मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान के पीड़ित हिंदुओं को या काफिरों को यहाँ पर लाया जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां का मुस्लिम, वो फिर चले गए हैं मुझे लग रहा है, वो लगातार जो है, क्योंकि वहां पर अगर हो पाएगा कि ये गलत आया, अगर वो आप प्लांट कर देता है, बहुत सारे ऐसे लोग जो वहां से तो हिंदू बन के आएंगे लेकिन यहाँ मुस्लिम बन जाएंगे। पंकज जी, मेरा कहना ये है कि प्लांट करते हैं यहाँ पर भारत की ये कहता है, क्योंकि कई लेवल पर यहाँ जांच होगी, इसके बाद भी किसी को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। इसलिए हर लेवल पर कई तरह के फॉर्म भरने होंगे, कहाँ पे आए क्या है, हर चीज पर हर लेवल पर जांच होगी, उसके बाद ही उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म भर दिया, मैं यहाँ आया हूँ, इसके से भारत में रह रहा हूँ, यहाँ ये काम कर रहा हूँ और मुझे आप नागरिकता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कई लेवल पर जांच होगी, जांच के बाद किसी को नागरिकता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपसे केशव पंडित जी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, प्लीज। हाँ, सुनिए, पहले केशव पंडित जी को मैं जवाब, वो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, क्या है शब्दों के माध्यम से हम तोड़ दें। देखिए, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, जनहित की बात कर रहे हैं, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करना हम जानते हैं, हमारी पार्टी जानती है, और किसी पत्रकार को किसी व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी 500 सीटें आ जाएंगी, आप संतुष्ट रहिए, आराम से रहिए। 500 सीट आ जाएगी, हम भी उसमें जो है भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि वहां का एक मुस्लिम हिंदू बन जाता है
हिंदू बनकर के आप सारे हिंदू डॉक्यूमेंट मुस्लिम मत आपको कीजिए, देता हम है। हिंदू मुस्लिम नहीं आपने कर सवाल रहे, आपने सुने नहीं, हम और मेजोरिटी देखिए और अगर आप माइनॉरिटी पहले के सवाल आधार सुन पर बात लीजिए कर ना, रहे हैं। जो आप प्रताड़ित उत्तर देना लोग नहीं हैं चाहते उनको हैं यहाँ तो बुलाने की बात कर रहे हैं। आपको हिंदू उत्तर मुस्लिम देने अब में हम नहीं करते, अब पत्रकार आपको करने अगर लगे मेरा हैं हिंदू मुस्लिम। आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप मना कर दीजिए कि मुझे मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। सुन लीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, देखिए जवाब कैसे नहीं आपके आता सवाल का है? जवाब जवाब क्यों नहीं रोहित आता रोहन है? ने मैं दिया तो था, सवाल ही नहीं आपके सुना, प्रश्नोत्तर उन्होंने मैं तो दिया था। सवाल ही नहीं सुना, उन्हें कहा था कि वो जवाब फॉर्म दूंगा। जो है उसमें मैंने लिखना सवाल पड़ेगा, ही अभी अभी नहीं बच्चे सुना, आपको ले रहे हैं। जवाब तो बाद में दे पाऊंगा, सवाल तो बताइए। तो आप सुनेंगे अच्छा तब ना, सुनिए आप तो सही, सुनेंगे मैं तब। जवाब दूंगा। जी, मैंने मैं पहले आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर अगर नहीं, अगर हम विकास कर IAS रहे हैं, उसमें भी आपको आपके समस्या रहती है। आप सीए ले आए, इसमें भी समस्या है। आज सीए ला रहे हैं, इसमें समस्या है। कल दलित की बात करते हैं केशव जी को, उसमें समस्या रहती है। नहीं, हमेशा हमें सवाल सीए पूछ में रहे हैं, कोई काम समस्या नहीं, हम तो चाह रहे केशव जी हैं। का है। देखिए, ये आप बात जो है भ्रमित मत करिए, सवालों के जवाब आप दे नहीं, रहे हैं, भ्रमित ठीक है। किसी कर रहे हैं, प्रवक्ता का हम काम भ्रमित किसी को नहीं कर रहे हैं। और कुछ भ्रामक कुछ लोग जानकारी भ्रमित जो है, हैं। देखिए भ्रामक जानकारी के साथ आप जो है बच नहीं सकते। इसका अर्थ यह है कि मैं सवाल कर रहा नहीं, हूं तो मतलब है कि बचना मेरा मैं मुझे चाहता सवाल भी होता नहीं है। हूँ, मैं बच ही नहीं रहा। मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ, बताओ ना सवाल। बच कौन रहा है, चलिए, मैं कौन भाग सवाल रहा आपसे है? कर रहा मैं तो हूं। भाग ही जी, नहीं रहा। जी, मैं कभी आपके आपके चैनल से मैं कभी भागा ही नहीं हूँ। आज तक मैं कभी नहीं भागा आपके चैनल से। 3-4 साल नहीं हो गए, हो आपको गया, जो पूछना है संकेत जी का है। पूछिए। मैं तो पैनलिस्ट हूँ, अगर मुझे संकेत जी का शो है, दीजिए, संकेत जी का शो मैं है। रोहन जी एक सेकंड। रोहन जी आप पहले इनसे इंटरेक्ट करिए जरा, केशव पंडित जी से। देखिए पंडित जी, मैं आपको पॉइंट वाइज रिप्लाई देना चाह रहा हूँ, जैसा कि अभी नहीं, पॉइंट वाइज नहीं, सिर्फ एक सवाल, पत्रकार एक ही सवाल जी। मैं प्लीज एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं। पाकिस्तान में कुछ पैसा देकर के पाकिस्तान के लोग उसको प्लांट करते आपने हैं ये और कहते सवाल हैं कि 10 यह बार हिंदू कर है। दिया। आपने ये या, सवाल 10 बार कर दिया। जी हाँ, एक या हिंदू है और हम वहां से 100 पूरी हिंदू बात भेज सुन रहे हैं। लिया, जी, बस सुन वो लिया मैंने दस्तावेज आपकी। भी। हाँ, तो मैंने पाकिस्तान, समझ लिया कि कोई कोई आप कोई जांच आदमी जो कैसे है, करेंगे? आप जांच कैसे करेंगे? जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनकी जांच कैसे करेंगे? पाकिस्तान के तो लोग बोल रहे हैं कि यह हिंदू है ऑलरेडी। जी बोलिए। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा पिछले प्रवक्ता ने आपको जवाब दिया कि कोई भी आदमी जो फॉर्म भरेगा उसको डायरेक्ट नागरिकता नहीं मिल रही है, उसको बहुत लेवल पे स्क्रूटनी किया जाएगा, उसकी पूरी कैसे जांच हायरार्की की करेंगे? आप जाएगी। किसी देश की ही बात आपके मानेंगे ना, सवाल उसका क्या? नोटिफिकेशन तो आप उसी अरे देश का सर, मानेंगे। आपके जी, जवाब पे आ तो आप पहले जी, पंडित जी, आप जवाब है, सवाल है नहीं, ना कि आप अगर कोई अपना मुस्लिम जवाब हिंदू में, दीजिए। मैं पहले प्रवक्ता से अगर खुश होता तो मैं सवाल ही नहीं करता दोबारा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी बात सुनिए, आप बोल रहे हैं कि अगर कोई कोई मुस्लिम हिंदू में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कानून है सीए, इसका धर्म परिवर्तन के कानून से कोई लेना देना नहीं है। धर्म परिवर्तन का अपना कानून है जो अपने तरीके से काम करेगा। अगर कोई ठीक है। आदमी इस तरह का फर्जी हिंदू बनता है और फर्जी मुस्लिम बनता है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी एक्ट है ही ना, धर्म परिवर्तन का कानून है ही, आप तो जानते होंगे अच्छे से। तो धर्म बिल्कुल परिवर्तन को आप इसमें क्यों ला रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि आज सीए इंट्रोड्यूस हुआ है और सरकार कह रही है कि हम 2014 के 15 के लोग पहले के लोगों को नागरिकता देंगे। तो अभी अगर कोई सुन के हिंदू बन भी जाता है तो उसको तो नागरिकता मिलेगी नहीं। आप समझे बात को? आज के डेट में अगर कोई बोलता है कि मैं हिंदू बन जाता हूं तो उसके लिए तो ये एक्ट है ही नहीं। ये तो एक्ट बोल रही है कि 2014 से 15 पहले जो लोग हिंदू थे या सिख थे या जैन थे या पारसी थे या ईसाई थे, वो इंडिया में आके नागरिकता ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आपकी बात सही है। आज की बात इसी तो पर हो ही नहीं सवाल, रही। आज के लोगों का तो कोई मतलब प्रोविजन आप है ही सवाल नहीं। से, या तो देखिए रोहन साहब, या तो आप सवाल को शायद समझ नहीं पाए हैं। मैं फिर सवाल इसीलिए दोहरा रहा हम हूँ समझ क्योंकि भी मैं रहे हैं, उसका जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन आप समझना ही नहीं चाह रहे। समस्या ये है, सरकार की खिलाफत करना आपकी आदत बन चुकी है। ये बहुत दुखद विषय है। आप देखिए, आप एक तो भ्रम फैलाना मत करो कि मैं बिल के खिलाफ हूँ, ये भ्रम बिल्कुल कौन नहीं। फैला रहा है? हम सबका साथ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भ्रम 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 भ्रम। भ्रम कौन फैला रहा है? हम क्यों भ्रम फैलाएंगे? हमें क्या मिल रहा है भ्रम फैला के? हम तो जनता की बात कर रहे हैं, बुनियादी समस्याओं पर बात कर रहे हैं। सीए को हम लाए, अब इसमें समस्या आ गई। राम मंदिर हम बनवा दें, उसमें समस्या आ जाती है। 370 हटा दें, उसमें समस्या आ जाती है। जनधन योजना चला दें, उसमें समस्या आ जाती है। स्वच्छ भारत अभियान चला दें, कहोगे झाड़ू क्यों लगा दी? इसका कोई उत्तर नहीं है। राजनीतिक मंच आप बना लेते हैं। राजनीतिक मंच मत बनाइए। कम से कम जो सवाल, जो
हो रहे हैं आप, उनका जो है गहनता से मैं ये केशव कह जी, रहा हूँ आपको कि क्या पूछिए, नहीं, आप नहीं, रोहन जी उन्होंने ने जो उत्तर कहा भी मैं दे दिया, मैं भी दे रहा हूँ। नहीं, एक मिनट रोहन बस साहब मैं ने जो आपको कहा है, उत्तर दे देता हूँ, आपको उत्तर दे देता हूँ। आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। देखिए, आज से आवेदन प्रक्रिया जो शुरू हुई है, ये एक प्रकार से इसमें जांच भी होगी, उसके बाद ही तय किया जाएगा। और हमारी जांच एजेंसी और हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं है, गृह मंत्रालय इतना कमजोर नहीं है जो आप इस प्रकार का कहना चाह रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, राष्ट्रहित में हम कार्य कर रहे हैं। बाकी वैसे मैंने आपका प्रश्न पूरा सुना नहीं है, आप बता सकते हैं आपका सवाल क्या है। हमारा सवाल यह है, जो 2014 की जो बातचीत चल रही थी और रोहन साहब जो बता रहे थे कि 2014 तक जो लोग हैं उन लोगों को जो है लिया जाएगा, बाद में कौन बना है उससे कोई लेना देना सरकार को नहीं रहेगा और सरकार इसकी जांच करेगी। जांच जो है वह किसी देश की ही मानी जाएगी, तो जांच में तो पाकिस्तान है ही है, तो इसको भी हम देख रहे हैं। लेकिन साथ ही सवाल मेरा यह है कि अगर पाकिस्तान के लोग कहीं ना कहीं गलत तरीके से ऐसे 100, 200, 500, 1000 लोगों को कर देते हैं, अरे आपको हिंदुस्तान में नौकरी करनी है, ठीक है, आप हिंदू बन जाइए, 2014 से पहले का प्रमाण पत्र जारी करवा देते हैं। मेरा पूरा सवाल ध्यान से थोड़ा सा सुनना है, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि सीए गलत है, लेकिन इसको कैसे हम तय करेंगे? क्योंकि जांच एजेंसियां तय करेंगी किसी देश का वो लेकर के, तो देश से उनके जारी ही है कि 2014 से पहले का हिंदू है ये। तो अब ऐसे में अगर हिंदू ना भी बताए तो वहां अगर लिख के 3 पीढ़ियों तक के नाम दे रहे हैं कि हमारे दादा का नाम रामलाल था, उसके दादा का नाम आप श्यामलाल समझ था, गए, तो ऐसे में क्या समझ देश गया, मानेगा समझ या गया नहीं सर। मानेगा? जी मैं जी मान गया सर, समझ गया। यहीं पे आपको कंफ्यूजन है केशव जी, जी। बिल्कुल कंफ्यूजन ये है। आपको जी ये समझना पड़ेगा कि किसी भी आदमी को जो पाकिस्तान का कोई भी कार्ड लेकर आता है उसको नागरिकता मिलेगा ही नहीं। यही तो आपको कंफ्यूजन है। ये जो नागरिकता है उनके लिए है जो ऑलरेडी 2014 से पहले इंडिया में आ चुके हैं, बस गए हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे उद्योग कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह का उन्होंने कोई अपना पैन कार्ड बना रखा है, आधार कार्ड बना रखा है, लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं है। समझिए आप बात को, उन्होंने पासपोर्ट नहीं मिला है, वोटर आईडी नहीं मिला है, लेकिन उनका आधार कार्ड बना हुआ हो सकता है, उनका पैन कार्ड बना हुआ हो सकता है, उनका जो हायरार्की होगा उसमें किसी ना किसी लेवल पे कभी ना कभी किसी ना किसी भारत सरकार का उसमें संलिप्तता होगी, चाहे आजादी के पहले का या आजादी के बाद का। तो जो आपका ये डाउट है ना, वो डाउट अच्छा है, बट ये मिथ्या इसलिए है क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम पाकिस्तान में जाके आज बना लेंगे तो भारत सरकार उसको नहीं मान रही है। भारत आप फॉर्म, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले केशव जी बोला था कि आपके दिमाग में जितने भी इस तरह के डाउट आ रहे हैं ना, अगर आप फॉर्म को पढ़ लेंगे ना तो आपका डाउट देखिए ये निकल जाएगा। वो देश अब बताइए, पढ़ा आप है मुझे ऐसा एक चीज नहीं। बताइए, बस 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 देखिए बस एक सवाल मेरा जवाब दे दीजिए। क्या कोई भी फ्रॉड आदमी पाकिस्तान में भारत का पैन कार्ड बना सकता है 2014 के पहले का? पैन कार्ड की बात ही नहीं नहीं, अब आप हंस रहे हैं सर इस तो पर, मेरा सवाल ये आप फॉर्म फिर में सवाल सर, पूछ रहे हैं। उन्होंने आपको रोहन आंसर साहब, कैसे दिया रोहन कि साहब, माफ कीजिएगा, रोहन साहब, लाजवाब कर दिया। आप हंस रहे अब हैं। बात केशव जी की ठीक है, आप पहले मेरा फिर सवाल आप है, अब प्रश्न करते हैं, आप उनके सवाल प्रश्न का उन्होंने जो उत्तर दिया दीजिए। है फिर उसका 2000 से उसका 14 सवाल से तो ले पहले का लीजिए। पैन कार्ड कहाँ मिलेगा? अरे आप पैन कार्ड को आप छोड़ दीजिए, सवाल को तो कम से कम ले लीजिए। जो सीए आया है काय वो छोड़ आया दीजिए, है जो हिंदू आप भी तो प्रताड़ित है, प्रश्न कर रहे हैं, उन्होंने observe कर जो दिया। हिंदू प्रताड़ित है। अरे पैन कार्ड पर नहीं मिल रही ना नागरिकता, पहले आप सुन लीजिए। सीए पर जो है क्या है, उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदू प्रताड़ित हैं उन देशों में उनको नागरिकता हम देंगे, ठीक है। ये तो नहीं कहा है जो हमारे यहाँ जो मैंने शरणार्थी है सवाल पूछा था उसका जवाब आपने नहीं अगर दिया, वहां से भी उसको छोड़ अप्लाई दीजिए, अगर इसको छोड़ करता है कोई, दीजिए। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश से भी अगर कोई अप्लाई करेगा और कहेगा कि मैं प्रताड़ित हूं, उसको भी कुछ नागरिकता बोलना दी जाएगी। चाहता है। मेरा सवाल वहां है, और वहां तो पैन कार्ड बनता ही नहीं है, वहां तो पैन कार्ड बनता ही नहीं है, लेकिन हिंदू प्रताड़ित है। नहीं, पाकिस्तान है, व्यूअर समझ हिंदू प्रताड़ित है, मेरे तो पॉइंट पैन को, मैंने कार्ड आपको पाकिस्तान समझा लेकर दिया। जाएगा। केशव जी बड़ी समस्या में है, केशव जी बड़ी समस्या में है। भाजपा से इनको ज्यादा कुछ डर लग रहा है, हमारी सरकार से हम जनित की बात नहीं, कर डर रहे हैं। आपको लगना चाहिए ये ना, तो मुझे क्यों डर लगेगा? गणित की बात हम ना करें, सवालों के हम जवाब गरीबों आपके के पास लिए अगर काम करेंगे, नहीं हर होंगे, वर्ग के लिए सवालों काम के जवाब करेंगे। आपके आपको पास रोकना नहीं हो है, तो रोक लो, सवालों हम के हर जवाब वर्ग के अगर लिए आपके काम पास करेंगे, अगर राष्ट्र आप के लिए काम फिर करेंगे। एक साल के राष्ट्रीय बाद स्तरों पर ही मानकर चलने वाले लोग पिछली बार भारतीय के जनता पार्टी के लोग आज हैं। तो केशव सर्वोपरि पंडित जी, सब आप चाहते कितना हैं। भी एजेंडा चलाइए, प्रोपोगंडा चलाइए, देखिए, उससे ये कोई ना एजेंडा फायदा आपका हो होगा ना सकता उससे है, कोई फर्क और पड़ेगा। यही आप बोलने से रोकते हैं, हम जो चाहेंगे वो बोलेंगे, क्योंकि और हमें आपकी माफी स्वतंत्रता घोषित है नहीं कर बोलने सकते की। सरकार और ये के खिलाफ बाबा बोलने साहब से अम्बेडकर या के बोलने से। संविधान के द्वारा प्रदान आप की गई सतपाल मलिक को स्वतंत्रता है, इसको आप नहीं रोक सतपाल मलिक सकते। को, वरुण गांधी को या फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से ऊपर न तो हो सकते हैं,
और नहीं उनको सवाल करने से रोक सकते हैं। देश में अगर पत्रकार सवाल करे तो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, ना आपके पास सर्टिफिकेट देने की। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को आतंकवादी घोषित करेंगे, करते रहेंगे। आपको अपनी समस्या है, आप अपनी समस्या बताते रहिए। हम राष्ट्रहित के लिए जान देने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो राष्ट्रहित की बात करते हैं। जान बाद में दीजिएगा, जान बाद में दीजिएगा, पहले रोहन जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन ले, बहुत मैं रोहन साहब से पूछ लेता हूँ। रोहन साहब, आप एक बात बताइए, कोई मन में डाउट है, संदेह है, अगर वहाँ सवाल करे तो एजेंडा कैसे हो गया? अगर मेरे मन में डाउट है, मैंने पूछा, फाइनेंशियल का काम है कि उसको उत्तर देना, लेकिन उसको एजेंडा बता देना है। या इस तरह की ये भाजपा में कुछ कांग्रेसी टाइप भी लोग होते जा रहे हैं जिन्हें हम दूसरा राहुल गांधी बोल सकते हैं। ठीक है केशव जी आप मेरी बात सुने। आपको दूसरा रवीश कुमार बोल सकते हैं, अजीत अंजुम बोल सकते हैं। आप अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, और आपको सुनना पड़ेगा। आप रवीश कुमार भी हो, अजीत अंजुम भी हो, उनके कदमों पर चलने वाले व्यक्ति की मेरी कोशिश है कि बहस जो है वो एक लॉजिकल रीजन पे पहुंचे। बोलते हो तो सुनना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते, सुनना पड़ेगा। इस बात को ध्यान लीजिए। आप दूसरे बोलोगे तो सुनोगे। इस प्रकार की बात आप नहीं कर सकते। तथ्यों के आधार पर आपको बात करनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर आप बोलना नहीं चाहते। मैं अगर स्टेट गिनाना शुरू कर दूंगा और आप जो है फिर आप समझ जाएंगे। मैं आपको ये जवाब मैं भी शुरू कर दूंगा गिनाना। जीएसटी कौन लाया, नोटबंदी किसने की, जनधन योजना किसने चलाई, बैंकों में खाते किसने खुलवाए, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट किसने किया, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट किसने किया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का काम किसने किया। 1000 बलात्कार किसकी सरकार में हो रहे हैं, 50 किसान किसकी सरकार में मर रहे हैं, आत्महत्या जो कर रहे हैं। अगर मैं शुरू करूंगा तो बहुत लंबा जो है जाएगा। आप मत जाइए, जहाँ डिबेट है। रोहन जी और केशव जी बस सीए पर मैंने केशव जी जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट ऐसा मांगा जा रहा है जिसके थ्रू ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि भाई ये रियल हिंदू हैं, प्रताड़ित हैं कि नहीं, वो उनका एक स्क्रूटनी प्रोसेस होगा। लेकिन मैं आपके जो डाउट है उसको मैं समझ गया हूँ। आपका डाउट ये है कि भाई हो सकता है कि लाख में 100 लोग ऐसे भी आ जाएं जो फ्रॉड हो, यही आपका कहना है? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं इसके लिए आपको एक ही जवाब देता हूँ केशव जी। देखिए, मानवता और अगर आप कानून, जैसा आपने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी और इनको आप सवाल पूछने से नहीं रोक सकते, तो कानून की किताब में खुद ही लिखा हुआ है कि चाहे क्यों ना 100 क्रिमिनल छूट जाए लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं मिलना चाहिए। तो आप बताइए कि आप ऐसा कुछ डाउट अपने दिल में रखना चाहते हैं जिसकी वजह से 1 लाख लोगों को नागरिकता ना मिले, क्योंकि ऐसे 10 लोग ऐसे आ सकते हैं जो फ्रॉड तरीके से इंडिया में आ जाए, तो उसका क्या होगा? देखिए, कोई भी कानून जो बनता है ना, वो कानून एयर टाइट नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए कि इस कानून की बात किया जा रहा है, तो इसमें जब आप माइनॉरिटी को बुला रहे हैं तो उसमें आप तमिलियन को तो नहीं बुला रहे हैं, साउथ में जो बाकी कंट्रीज है उसको तो नहीं बुला रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से तो एयर लीकेज है ही। प्लस इसमें यह है कि 2014 के बाद में जो वहां पे प्रताड़ित हो रहे हैं उनका कानून जो बनता है, जो पारित होता है, वो कानून में खुद ही लिखा होता है कि वो इस समस्या को 100% जड़ से समाधान नहीं कर सकता। उसमें धीरे धीरे, जैसा आपने बोला कि भाई उसमें 10 लोग तो जब से 2 लोग आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ जो आप बोल रहे हैं, और इसी तरह से अगर शायद अग्रवाल जी जवाब दें तो मुझे लगता है कि ये जवाब होता है। तो फिर उसका एक स्क्रूटनी प्रोसेस शुरू होगा कि भाई इसमें ये भी ऐड किया जाए ताकि ये फ्रॉड ना पकड़े जाए। तो क्या होगा कि जैसे पहले आप स्वागत तो कीजिए, पहले जो 2 करोड़ 3 करोड़ लोग जो पहले से प्रताड़ित हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं पता है, अगर आप पत्रकार हैं आपको नहीं पता है कि वेस्ट बंगाल में किस तरह से बांग्लादेशी ही कह दिया है कि ये कानून 70 साल पहले आ जाता है तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। नहीं, जब मैं ये कहता हूँ कि 70 साल पहले ही सीए लागू हो जाना चाहिए था, तो इसका अर्थ यह है कि मैं पहले से ही चाहता हूँ कि 70 साल हमने लेट किया है। तो वही जवाब मैं आपको दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ
कि क्या वेस्ट बंगाल में जो रोहिंग्या मुसलमानों को गलत तरीके से आधार कार्ड बनाया जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, और ममता बनर्जी की पार्टी उससे वोट ले रही है, उसके फेवर में रहती है, चाहे वो वहां पे बलात्कार करे, क्राइम करे, किसी से रंगदारी मांगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या आपको नहीं पता है? हम भी पत्रकारिता में हैं, हमें हमारे भी बंगाल के कई सारे पत्रकार दोस्त हैं और हम भी जाते रहते हैं, हमें सब पता है। आप वहां पे एक दुकान का उद्घाटन करके दिखा दीजिए अगर आपने हिम्मत है तो। अगर आपने वहां के लोकल आदमी को कुछ पैसा नहीं दिया, लोकल नेता को, टीएमसी के नेता को पैसा नहीं दिया, उसका बल्कि नाम भी है कि इस नाम से वो लोग पैसे लेते हैं, तब जाके आपकी दुकान का फीता खुलता है, नहीं तो आपका दुकान का फीता भी नहीं खुलता। तो कहने का मतलब ये दूंगा जी कि मैं आपके सवाल तो से मैं इसलिए सहमत, और ये सवाल मैंने क्यों किया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के सवाल जहाँ लाखों लोगों को गलत तरीके से नागरिकता दी जा रही है, वहां पे सही तरीके से अगर लाख लोगों को दिया जाए और 2-4 उसमें अगर कल्प्रिट आ भी जाते हैं, तो उसको आप गेहूं में जो अगर मान सकते सवाल अगर लाखों लोगों के मन में उठे और अगर उसको एक व्यक्ति कर ले और एक अगर उसका जवाब दे दे तो ये बहुत काफी लोगों तक पहुंचेगा। सवाल करने का उद्देश्य यही था कि जो हजारों लाखों लोगों मन में उठे सवाल, वहां अगर उत्तर मिल जाता है, मैं बिल्कुल आपसे संतुष्ट हूं और यही मैं जानता भी था कि इसका उत्तर भी यही है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मुझे पता नहीं है इसका उत्तर या मैं कोई सवाल कर रहा हूं, लेकिन मैं ये अपेक्षा यही कर रहा था कि ये उत्तर है। इसको आपने तो नहीं बोला कि एजेंडा है आपका, तो ये इससे अविरल जी अगर सवाल उठा है तो सवाल है जी। चलिए अब मैं बोलता हूँ। देखिए, मुझे बोलने का अवसर केशव जी आपने प्रदान नहीं किया, बीच बीच में आप टोका टोकी करते हैं जो कि हरकत ठीक नहीं है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, अब सुनिए, अब आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, आज तक इतनी डिबेट हुई, हजारों डिबेट आपके चैनल पर हुई, मैं निकाल कर भी दिखा सकता हूं। मुझे पक्का ये गारंटी है, एक डिबेट आपने कांग्रेस के किसी घोटाले पे नहीं की, बोफोर्स घोटाले पर आपने कोई डिबेट नहीं की, आईएनएक्स मीडिया घोटाले पर आपने कोई डिबेट नहीं की। आपको डिबेट करने के लिए वे मुद्दे दिखते नहीं है। हमारे अंदर कमी निकालने का काम आपका है। अपना एजेंडा चलाइए, प्रोपेगेंडा चलाइए, कुछ भी करिए, हमारी सरकार को एक वोट का फर्क नहीं पड़ेगा आपके से। हमें 500 पार मिल जाएगी सीटें, आप चिंता मत कीजिए। कांग्रेस के हर घोटाले पर आप नहीं बोलते, कॉमनवेल्थ घोटाले पर आप नहीं बोलते, सत्यम घोटाले पर आप नहीं बोलते, आप नहीं बोलोगे सबमरीन घोटाले के ऊपर, क्योंकि आप केवल भाजपा के खिलाफ बोलना जानते हैं और हम जनहित का कार्य कर रहे हैं। आपको कांग्रेस के हर घोटाले से सहमत हूँ कि कांग्रेस ने हर घोटाला इस देश के अंदर किया, लेकिन आप जी अरे केशव साहब, केशव सर, मैं फिर भी मतलब ये कर रहा हूँ जो देखिए रोहित सर ने जो बात कही वो बड़ी जेन्युइन सी थी कि अगर इतने सारे लोगों को प्रताड़ित करा जा रहा है और उसकी आड़ में 10 कल्प्रिट ना आए तो आप उनको नहीं बुलाएं तो ये मतलब उन लोगों के संग अन्याय है। और आपने इसके इन रिटर्न आपने कहा कि लाखों लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है, मेरे को तो वो लाखों कहीं नहीं दिखे प्रश्न। और आपने कहा कि मुझे उत्तर पता था। अगर आपको अगर आपको उत्तर पता था तो आपने प्रश्न करा ही था। तो शाहीन बाग में क्या सवाल ढूंढ रहा है? शाहीन बाग में क्या पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं क्या? आप मुझे बता दीजिए, वो लोग भारतीय नहीं है तो नहीं, आपने तो भेजे हैं, आपने तो भेजे हैं, तो सप्लाई कर रहे हो। शाहीन बाग में और शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान बना डाला गया था। शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान बना दिया गया था। शाहीन बाग में जो करा गया था, जो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब चलो रोहन सर की, क्योंकि आपकी डिबेट दोनों की बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है और मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। रोहन सर और केशव जी प्लीज। देखिए, रोहन जी ने जो बात कही है, मैं केवल 30 सेकंड लूंगा कि हमारा सवाल इसलिए मेरा करने का था कि ऐसे वाले जो सवाल जब आते हैं तो एक पत्रकार का दायित्व है कि ऐसे सवाल करे और कहीं ना कहीं उसका जवाब मिलता है। और रोहन जी ने जिस तरह से बताया है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, संतुष्ट हूँ कि यही उत्तर हो सकता है, यही जवाब है कि उन 100 लोगों के पीछे उन अपने प्रताड़ित जो 70 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, उन लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता है किसी भी कीमत पर, चाहे 100 आए या 1000 आए, उनको भी देख लेंगे, लेकिन जो लाखों लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उनको आना ही चाहिए। और सीए बहुत पहले आ जाना चाहिए था, आज आ रहा है, बहुत देर से आ रहा है, लेकिन फिर भी स्वागत है कि देर से आया लेकिन सही समय से आया जी। देखिए, मैं तो सिर्फ जो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं और जिनको भड़काया जा रहा है और जिनको ये बताया जा रहा है कि एंटी मुस्लिम है, तो मैं उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा और 2 बात कहना चाहूंगा।
कि पहली बात कि ये धर्म के आधार पे कोई भी कानून भारत में नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट में उस कानून को कैंसिल कर देगी, यानी कि रद्द कर देगी। ये बनाया गया है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पे। ध्यान रखिए, ये शब्द हमारे संविधान में भी लिखा गया है, जिसके आधार पे दिया गया है, आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। तो एक तो ये धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसको डिफाइन किया गया है कि वहां पे अल्पसंख्यक कौन है, तो ये बताया गया है कि वहां पे अल्पसंख्यक सिख है, हिंदू है, पारसी है, ईसाई है। उसको डिफाइन किया गया है, ना कि ये लिखा गया है कि हिंदुओं को दिया जाएगा और मुसलमानों को दिया जाएगा। हर जगह पे लिखा गया है कि अल्पसंख्यक को दिया जाएगा। और इसका डिमांड जो है, चेयरमैन है शौकर ने क्या बोला है वो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं दर्शकों को भी, कि शौकर जो शौकर है उन्होंने क्या बोला है, जो दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सीए को लेकर के। और उन्होंने साफ तरह से कि चौंकाने वाला बयान, शायद कि जो मुस्लिम हिंदू जो करते हैं उनके मुंह पर जो है एक तरह से तमाचा भी मारा है। और उन्होंने जो दिया है वह सुनवाते हैं। स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। मैं तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस फैसले पर। घोषणा पत्र का ये एक मुख्य वादा था जो सरकार ने किया था, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसका मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। जो हमारे पड़ोस के देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ जो गैर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या दशा है, तो उनको अगर सरकार इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी देना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है। बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस फैसले पर। कहीं किसी तरीके का एक डर भी जो फैलाने की कोशिश हो रही है एक समुदाय को लेकर, उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मुसलमान समुदाय को या फिर मुसलमानों को इससे कोई खतरा या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जी मैं इस डिस्कशन को थोड़ा दूसरी तरफ ले जा रहा था, तब तक आपने वीडियो प्ले कर दिया। देखिए, उन्होंने ठीक कहा कि ये देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। मुसलमानों के दिमाग में यही भरा जा रहा है ना कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को ऐड नहीं किया गया और मुसलमान वहां पे प्रताड़ित है। तो कौन मुसलमान प्रताड़ित है भाई, मुझे बताइए। अगर अफगानिस्तान में, और हाँ मैं इसमें पहले एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि वीडियो चला दिया आपने तो मेरा मोमेंटम टूट गया था। मुसलमानों को यही भड़काया जा रहा है कि भाई ये आरएसएस और बीजेपी जो है ये कानून लाई है मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ, इसमें मुसलमानों को नहीं लाया जा रहा है। तो भाई मुस्लिम कौन प्रताड़ित है अफगानिस्तान में? किससे प्रताड़ित है? आईएसआईएस से प्रताड़ित है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप आईएसआईएस को इंडिया में नागरिकता दे दीजिए? अगर मुस्लिम प्रताड़ित तो वहां पे तो आरएसएस है नहीं, पाकिस्तान में तो आरएसएस है नहीं, पाकिस्तान में तो बीजेपी है नहीं। अच्छा, अफगानिस्तान में कब आरएसएस था मुझे बता दिया जाए, कानून कोई भी एक किताब में उठा के बताया जाए कि आरएसएस का कोई शाखा है अगर अफगानिस्तान में। अगर वहां पे आईएसआईएस खुद ही मुसलमान होके खुद ही मुसलमान को मार रहा है, तो उसमें बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और जाति को कहां से खींचिएगा आप? और क्या अगर आप उसमें अगर आईएसआईएस के खिलाफ जाके दूसरे मुसलमान को लाइएगा, तब भी मुसलमान आपके खिलाफ हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि नहीं जी, आईएसआईएस वाले तो असली मुसलमान है और आप नकली मुसलमान को भारत में ला रहे हैं। और अगर आप आईएसआईएस को लेकर आएंगे तो फिर तो आप समझ ही गए कि आप अपने स्टूडियो में तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके स्टूडियो में रोज नारंगी वाला बम फटेगा। फिर आपका ये कुर्ता जो है वो काला रंग का हो जाएगा, चितकबरा। तो आपके अभी समस्या क्या है? समस्या ये है कि विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप मुसलमान को वहां से ला नहीं सकते। अगर मुसलमान प्रताड़ित है तो मुसलमान से ही प्रताड़ित है। अगर मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बम फोड़ रहा है और उससे कोई मुस्लिम मर रहा है, तो आप उसमें किसको बोलिएगा कि प्रताड़ित है और कौन प्रताड़ित है और किसको लेकर आइएगा आप इंडिया में? लेकिन जो हिंदू हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो कहाँ जाएंगे? अगर वो पाकिस्तान से निकलते इंडिया नहीं आते हैं तो नेपाल एक छोटी कंट्री है। नेपाल की आप लिमिटेशन समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटी कंट्री है। अब वो बांग्लादेश में जा नहीं सकते। अफगानिस्तान का हालत तो आप जान ही रहे कि जब मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है तो वहाँ हिंदुओं का क्या हाल होगा? वो तो नारियल की तरफ फोड़ देंगे डेली। उसके बाद आप दुबई जा नहीं सकते, अमेरिका जा नहीं सकते, फ्रांस जा नहीं सकते, जर्मनी जा नहीं सकते। तो हिंदू, सिख, ईसाई जाएंगे कहाँ भाई? आप मुझे वो जगह का नाम बता दीजिए। आखिर में इजराइल क्यों बना? अगर इजराइल के लोगों को भारत के अलावा कहीं और नागरिकता मिल रही होती तो इजराइल कंट्री कभी बनती? आप कभी इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने?
इजराइल कंट्री बिल्कुल। नहीं बनती। लेकिन वो करते क्या, उनके पास कोई जगह ही नहीं था, तो उन्होंने अब जो जगह मिला उसी को अपनी कंट्री बनाई, और आज के डेट में वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री में से वो काउंट होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि लोगों को भड़का देने से, लोगों के बीच में गलत मैसेज देने से कि भाई ये नागरिकता आपकी छीन रही है, कहाँ छीन रही है, किससे मांग रही है नागरिकता, ये तो नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून तो है नहीं। और रहा सवाल एनआरसीएस का, तो एनआरसी तो ऐसे भी उसको खुद ही अमित शाह ने बोल दिया है कि अभी एनआरसी पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, और एनआरसी ऐसे भी जो है वो तब लागू होगा जब सीएए सक्सेसफुल हो जाएगा, तब देखा जाएगा कि रोहन सर, इसमें और कितने लोग आ गए। रोहन सर, एक आपसे प्रश्न करना है। रोहन सर, एक आपसे प्रश्न बोलिए। करना है। जो विपक्ष है, विपक्षी जो दल हैं तथा कथित सेकुलर पार्टी होने का जो दावा करते हैं, उनका मुंह कहीं इस बात के लिए नहीं फूल रहा कि जो लोग माइनॉरिटी के नाम पे, और मैक्सिमम उसमें हिंदूज ही होंगे, जो लोग इन कंट्रीज से आएंगे वो बीजेपी को वोट देंगे ज्यादातर, क्योंकि भाई बीजेपी ने उनकी आफ्टर ऑल हेल्प तो करी है। तो जो इनका वोट का जो समीकरण है वो गड़बड़ाएगा। और अगर बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेटर आता है, वो टीएमसी की मदद कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में मदद कर रहा है, दंगों में भी शामिल है इनके, तो कहीं इस कारण से तो इनके पेट में दर्द नहीं है सर, जो विपक्षी देखिए, दल ये है? तो एक बहुत बड़ा कारण है वोट बैंक, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने कहा हिंदू, बट मैं आपको बताऊं इससे सिर्फ हिंदू को फायदा नहीं हो रहा है, और जितना हिंदू को फायदा हो रहा है उससे ज्यादा तो पंजाबी को और सिख लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि जो हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान से सटा हुआ है, और जो पाकिस्तान में जो पंजाबी फैमिली फंस गए हैं, आप उसके आइडिया नहीं बना सकते कि भाई कितने ज्यादा पंजाबी लोग वहां पे फंसे हुए हैं। तो बात यहाँ पे है, और पंजाबी जो वहां से निकल के आ रहे हैं, तो वो क्या जरूरी है कि वो बीजेपी के सपोर्टर हो? वो खालिस्तानी भी तो सपोर्टर हो सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी के भी तो सपोर्टर हो सकते हैं, वो बीजेपी के भी सपोर्टर हो सकते हैं, वो कांग्रेस के भी सपोर्टर हो सकते हैं। प्रॉब्लम yes. ये नहीं है, प्रॉब्लम आपके स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है। प्रॉब्लम आपके स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा क्या है कि जिस तरीके से, गलत तरीके से दिल्ली में, पंजाब में, आपका बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से ये रोहिंग्या को और इसको उसको नकली तरीके से नागरिकता दे रही है सरकार जानबूझकर, गलत तरीके से उनके पेपर बना बना के उनको वोटर आईडी दिया जा रहा है, तो उनको अब उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई जब मैंने इस तरीके से ये वोटर बैंक बनाया हुआ है, तो अब ये बीजेपी के वोटर हो जाएंगे। जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो ये जितने लोगों को, मान लीजिए कि 10 लाख या 15 लाख या 1 करोड़ लोगों को अगर नागरिकता मिलती है, तो क्या वो 1 करोड़ पूरा का पूरा बीजेपी में चला जाएगा? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें हर कौम, हर समुदाय के लोग, अब ईसाई भी होंगे, ईसाई तो अल्पसंख्यक है और वो देंगे ही नहीं बीजेपी को वोट। पारसी भी होंगे, वो भी बीजेपी को वोट, मूल वोटर नहीं है। पंजाबी लोगों में भी वोट बैंक, आपको पता है कि वहां का वोट बैंक अलग तरीके से चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तो मिक्स लोग हैं, लेकिन क्या है कि जब आप जहर बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं, तो जब आप देखेंगे कि सेम तरह का फैक्ट्री किसी और ने खोला, तो आप यही सोचेंगे ना कि वो जहर बना रहा है। ये बात है कि उन्होंने गलत तरीके से लोगों को, रोहिंग्या को और इसको उसको वोटर आईडी कार्ड बनवा के अपने वोटर बनाए हुए हैं, तो उनको इस बात का डर सताने लगा है कि ये जो नए वोटर बनेंगे, जो बीजेपी के कानून की वजह से बन रहे हैं, तो ये इनके वोटर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने जब ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था, तो मैंने ये सारे सवालों को दिमाग में रख के ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था कि भाई कांग्रेस तो ऐसे बिहेव कर रही है, जबकि ये महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था, ये नेहरू का कॉन्सेप्ट था, ये कांग्रेस के पिछले अध्यक्षों का कॉन्सेप्ट था, ये इंदिरा गांधी का कॉन्सेप्ट था। उसको तिलांजलि दे दिया कांग्रेस ने। अब इसका फायदा कौन उठा रहा है? अगर आज के डेट में कांग्रेस जो है वो इसका विरोध करेगी कि ये बीजेपी के कानून है, तो जो लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनेगा, तो उनके दिमाग में तो यही जाएगा ना कि बीजेपी की वजह से बना है। तो ये है सारा वोट बैंक का गेम जो आप बोल रहे थे। जितना मैं समझ पाया हूँ आपको बताया हूँ, बाकी तो बीजेपी के भी एक स्पोक्स पर्सन है, और पंडित जी भी, केशव जी भी है, ज्ञानी आदमी। मलिक साहब, आपका लास्ट है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी 48 मिनट्स, तो मैं चाहता हूँ 50 से कम में ही समाप्त हो जाए। सबका लास्ट एक 2-2 मिनट रोहन साहब सवाल
और मेरा रोहन साहब से एक सवाल है और अविरल साहब से लेकिन भी सवाल है। मैं प्रोग्राम एंड करना चाह रहा हूँ सर मैं प्रोग्राम एंड करना चाह रहा हूँ। इट्स ऑलरेडी 48 मिनट। पूछने दीजिए। तो मेरे एक घंटे तक चलने दीजिए, 1 घंटे तक। भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के जब पार्टियां ये कहती हैं, ये दावा करती हैं कि हम इनकी विचारधारा को लेके चल रहे हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी तो सीए के पक्ष में थे और वो अपनी पुस्तक में भी लिखते हैं कि सीए तो होना ही चाहिए और उसका विरोध भी करने वाले आप देखिए कि उसका विरोध किसी मुस्लिम ने नहीं किया था इस देश के अंदर, उसका विरोध भी करने वाले कांग्रेस के वही नेता थे जिसको लेकर के कांग्रेस उनको छोड़नी पड़ी, बाबा साहब को। और भीमराव अंबेडकर जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सीए इसलिए लागू होना चाहिए ताकि वहां पड़ा हुआ अंतिम हिंदू भी इस देश के अंदर आ जाना चाहिए। तो आज क्या लगता है आपको, जो आम आदमी पार्टी जो फोटो लगाती है बहुत बड़ी सी अपने हर ऑफिस में भगत सिंह के साथ में, जो भीमराव अंबेडकर जी की, कितना सही है ये? भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर चल रहे हैं क्या? उनका तो एक उनकी बड़ी अंतिम इच्छा थी सीए को लेकर के, और उनकी प्रवक्ता सुबह सुबह ही बयान दे देती है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। तो आप देखिए कि कहीं भीमराव अंबेडकर जी की ही विचारधारा के खिलाफ पार्टियां जा रही हैं। मतलब इसे आप कह सकते हैं कि एक विचार या तो पूरी तरह से उतरिए, नहीं भीमराव अंबेडकर जी का ही ये फैसला था, सीए को सबसे ज्यादा वही आशंकित थे, वही मैं इसका जवाब कैसे देना चाहता हूँ कि भारत की राजनीति का सबसे बड़ा विडंबना यही है कि जिसको आधार बना के, जिसको अपना आइडियोलॉजी बना के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, एक्चुअल में उसका उल्टा करते हैं। अब जैसा कि आपने एग्जांपल दिया, बिल्कुल सही एग्जांपल है। बाबा साहब ने तो हाथ से लिख के दिया था कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको, लेकिन जो बाबा साहब को मानने वाले पार्टी है उसको नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये वोट बैंक बीजेपी को जाएगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताना चाहता हूँ, ये जितने भी सेकुलर पार्टी हैं और जितने भी समाजवादी पार्टी हैं, तो समाजवाद का कॉन्सेप्ट क्या था कि आखिरी परिवार हमारा परिवार का समाजवाद कब था? लेकिन आप जितना भी समाजवादी पार्टी देखिए, लालू यादव की पार्टी को समाजवादी और सेकुलर कहा जाता है। वो अपने बेटा और पोता के अलावा किसी को सोच सकता है तो बता दीजिए। आप मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी चलाते थे, आज तक उनके बेटे के अलावा भाई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया बेचारा। आज भी सबसे ज्यादा सांसद और विधायक उन्हीं के परिवार के अपने ही भाई भतीजे हैं और वही उसका समाजवाद बन गया है। और धर्मनिरपेक्ष के नाम पे तो आप MIM देखिए, जिसके नाम में ही मुस्लिमीन है, लेकिन वो बोलती है कि जी हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। आप बताइए कि खुल के लालू यादव कहते हैं कि मेरा पार्टी जो है MY है, यानी कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन है। समाजवादी पार्टी कहती है कि मेरा पार्टी MY है, कि मुस्लिम और यादव है। अकबरुद्दीन ओवैसी खुल के कहते हैं कि हाँ जी हम मुसलमानों के पार्टी हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी और कितने सारे कांग्रेस के नेता ऑफ कैमरा बोलते रहते हैं सब जगह पे घूम के कि जी हमारी पार्टी मुसलमानों के लिए पहला है, यानी कि फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज मुसलमानों का है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग कहते तो सेकुलरिज्म की बात है, ये कहते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो करते ठीक उसका उल्टा है। यानी कि जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो घोर और सेकुलर पार्टी है। सिर्फ अपने परिवार और परिवार के अलावा कुछ भी नहीं देख पाना और करप्शन में लिप्त रहना। यार लालू यादव एक कमरे में रहते थे, साइकिल था उनके पास, आज उनके पास क्या संपत्ति है आप भी समझ सकते हैं। इस पे बहस करने के लिए किसी और दिन किसी और मुद्दा पे किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव एक साइकिल से चलते थे, आज उनके बर्थडे पे बड़े बड़े फिल्म स्टार तक उनके यहाँ जो है आके हेलीकॉप्टर पे डांस करते थे। तो ये तो कहने वाली बात है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। और केजरीवाल तो इतिहास का सबसे झूठा पॉलिटिशियन आया हुआ है भारत में। उसने ऐसा कोई बात नहीं कहा जिसने नहीं उल्टा किया हो। रोहन सर देखिए बात ये, जैसे कि इन्होंने केशव पंडित जी ने कहा कि वो 1 घंटा डिबेट चले दीजिए। क्या होता है व्हेन यू स्पीक फार मोर लॉन्ग, तो क्या होता है जो बेसिक जो मुद्दा है वो समाप्त हो जाता है। बात सीए पे से शुरू हुई, परिवारवाद तक आ गई। अब 1 घंटा पर चलने दीजिए। तो पाकिस्तान में गायों की तबीयत कैसी है, मारा कैसे जा रहा है, उस पर आ जाएगी। केशव पंडित जी कुछ बोलना चाह रहे थे तो जवाब भी थोड़ा मुद्दा हट के था। आप पूछिए, मेरा एक ही सवाल था, रोहन साहब ने उत्तर दे दिया। तो अब ठीक है, मेरे ख्याल से आज का डिबेट यहीं खत्म करने की कोशिश करना चाहिए हमें। हम लोगों ने लगभग सारे पॉइंट, बिल्कुल मेरा भी मानना है। कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे हम 4 यार, और हो सकता है 5 भी आ जाए।